जब से आप विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, नए विधायकों को काफ़ी ज़्यादा आप तरजीह देने की बात करते हैं, हमेशा कहते हैं कि नए विधायकों को हम सवाल पूछने का मौका देना चाहते हैं। तो उसमें क्या एक नई व्यवस्था आपने बनाई हुई है? तो गिनती के लिए नहीं करना अपने को। ये गिनती हमने 15 दिन कर दी, 20 दिन कर दी, काम एक दिन भी नहीं करेंगे। तो 4 दिन को हम 40 घंटे की जगह में 60 घंटे कर सकते हैं ना। काम कैसा करना अपने को ये महत्वपूर्ण है। दिन गिनने से नहीं होता। लोकसभा में उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मैं भी तो चुनाव लड़ता हूँ ना। तो अपने विधानसभा क्षेत्र के भीतर मैं निष्पक्ष हो जाऊँगा तो काम कैसे करूँगा। तो इसलिए अपने को तो हाँ अपने क्षेत्र के लिए, रीवा जिले के लिए, विंध्य प्रदेश के लिए पक्षपाती तो होना पड़ेगा ना। एक कैंसर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर रीवा में खुले, एक ये है, और कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना हो। 2 चीज़ों पर इस समय जोर ज़्यादा दे रहा हूँ। सारे विधायकों से बात हो गई और हमारे देव तालाब मंदिर को पर्यटन के नक्शे में एक ब्रांडिंग करके और उसकी भी जो रिलीजियस टूरिज्म है उससे जोड़ देना, तो जिससे आने वाले लोगों के गूगल्स में नक्शे में वो आवे, तो लोग जब आवे तो कम से कम देव तालाब का मंदिर भी देख सकें वो। सर, गुड मॉर्निंग टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हमारे साथ हैं। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इस मुद्दे पर कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी तमाम आपके दर्शकों को हमारी तरफ से कोट से प्रणाम। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। कई तरह की नई व्यवस्थाएं आपने शुरू की हैं। वैक्सीनेशन को लेकर आपने एक नया आदेश जारी किया है, निर्देश दिया है। तो क्या कुछ नया होने वाला है? और सत्र के समय को लेकर भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। काफ़ी छोटा सत्र है इस बार का। एक तो वैक्सीनेशन को लेकर के मेरा आदेश मैंने दिया है, नो वैक्सीन नो एंट्री। जिसको वैक्सीनेशन नहीं उसको अंदर नहीं आने देंगे, ये रोक का प्रयास किया है। और जैसे किसी को आना बहुत ज़रूरी है तो एक सेंटर भी वहीं खोला है कि जैसे बहुत आवश्यक हो किसी का आना तो वहीं सेंटर में लगवावे और लगा करके प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे वो अंदर आवे। एक तो ये किया है। जहाँ तक छोटा सत्र का सवाल है, सत्र छोटे बड़े से कुछ मतलब नहीं होता। अभी तो लोकसभा आई ना 25 दिन के लिए, है ना, 25 दिन के लिए। 4 दिन में क्या हुआ। तो गिनती के लिए नहीं करना अपने को। ये गिनती हमने 15 दिन कर दी, 20 दिन कर दी, काम एक दिन भी नहीं करेंगे। तो 4 दिन को हम 40 घंटे की जगह में 60 घंटे कर सकते हैं ना। काम कैसा करना अपने को ये महत्वपूर्ण है। दिन गिनने से नहीं होता। लोकसभा में उदाहरण दे रहा हूँ आपको। 19 तारीख से पूरी तरह से जाम करके रखा, तो केवल इसलिए डेट लगी रहा 35 दिन 30 दिन की कि केवल हमको हल्ला मचाने का, प्रतिदिन अपना टीआरपी बढ़ाने का, ये करने का अवसर हमको मिले, इसलिए वो ये महत्वपूर्ण नहीं है। सर, आपने जब विधानसभा अध्यक्ष बने थे तब आपने कहा था कि मैं बिल्कुल निष्पक्ष रहूंगा, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए हमेशा पक्षधर रहूंगा, अपने क्षेत्र का, इस रीवा जिले का। तो अब अभी वही मानना है आपका? मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूँ। निष्पक्ष आसंदी में हूँ ना। जब बैठ करके माननीय सदस्यों के तमाम सारे समस्याओं के, उनके उठाने के तमाम सारे जो अधिकारात हैं, उस अधिकारात के संरक्षण की जब भूमिका में हूँ तब निष्पक्ष हूँ। और मैं भी तो चुनाव लड़ता हूँ ना। तो अपने विधानसभा क्षेत्र के भीतर मैं निष्पक्ष हो जाऊँगा तो काम कैसे करूँगा। तो इसलिए अपने को तो हाँ अपने क्षेत्र के लिए, रीवा जिले के लिए, विंध्य प्रदेश के लिए पक्षपाती तो होना पड़ेगा ना। जनता के लिए पक्षपाती होना पड़ेगा, जनता के काम के लिए पक्षपाती होना पड़ेगा। इसीलिए मैं देखता हूँ कि मेरे पूरे प्रदेश से मेरे बगले पर लोग आते हैं। मैं किसी को इनकार नहीं करता, चाहे जहाँ का आया हो, जिस जिले का आया हो, जिस संभाग का आया हो, सबका आवेदन लेता हूँ। जहाँ आवश्यकता होती वहाँ टेलीफोन भी करता हूँ, जो मदद होती है वो मदद करने का भी प्रयास करता हूँ। पहले जब आप विधायक थे, आप बहुत ज़मीन से जुड़े हुए विधायक माने जाते हैं। साइकिल यात्रा 5 साल में एक बार आप करते थे। अब कितनी लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं आपके क्षेत्र के लोगों की? एक विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जब आपको देखते हैं लंबे संघर्ष के बाद, तो लोगों की अपेक्षाएं कितनी बढ़ी हैं? कितने ज़्यादा अब आवेदन आ रहे हैं या लोग कितना ज़्यादा मिलना चाह रहे हैं? नहीं, अपेक्षा तो स्वाभाविक है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच की जो समस्या है उसको अपन ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे एक हैंडपम्प कर दिया, उसकी इच्छा के 2 हो जाए, 2 कर दिया, उसकी इच्छा के 3 हो जाए, एक सड़क बना दी तो फिर सीसी हो जाए, सीसी बन गई तो फिर 20 मीटर की हो जाए, 20 फीट की हो जाए। तो ये जो सोच की समस्या ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, अपन प्रयास ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम जो
मिनिमम जो सुविधा अपन कर सकते हैं, सड़क मिल जाए उसको, पानी मिल जाए उसको, बिजली मिल जाए उसको, मकान मिल जाए उसको, रहने की व्यवस्था मिल जाए उसको, ये तो कम से कम उसकी आवश्यकता ये तो होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से उसको आवास का मकान मिल जाए। सड़क कई योजनाएं उन भी माध्यमों से मोहल्ले की सड़क चली जाए, सुदूर ग्राम सड़क है, ग्राम सड़क है, पंचायत की सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क है, PWD की सड़क है, RES की सड़क है। तो सड़कों का अपन ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन गाँवों को पहुँच मार्ग से जोड़ सकें जो गाँव अभी तक वंचित हैं। तो ये विकास की अपेक्षा रहेगी। बड़ा काम जो अपन करना चाहते हैं, जिसके बारे में इस बार मैं अपनी भूमिका को देखता हूँ कि ये आवश्यकता हमारे देव तालाब के लिए, देव तालाब का नगर पंचायत होना और देव तालाब का तहसील होना, ये दोनों, और हमारे देव तालाब मंदिर को पर्यटन के नक्शे में एक ब्रांडिंग करके और उसकी भी जो रिलीजियस टूरिज्म है उससे जोड़ देना, तो जिससे आने वाले लोगों के गूगल्स में नक्शे में वो आवे, तो लोग जब आवे तो कम से कम देव तालाब का मंदिर भी देख सकें वो, और उनको लगा एक जिज्ञासा पैदा हो कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो 700-800 साल पुराना, उसको भी देने की इच्छा हो। तो अपन ये प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो प्रपात हैं उनको भी टूरिज्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुती हो गया, हमारा केवटी हो गया, या हमारा चचाई हो गया, पूर्वा हो गया, ये प्रपातों की जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला को भी उस टूरिज्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा एक जो बड़ी बात अभी हम कर रहे हैं विधानसभा के भीतर, विधायक भी ला रहे हैं उसको, अशासकीय संकल्प के माध्यम से विधानसभा का प्रयास कर रहे हैं कि उसमें बात आवे। वो एक कैंसर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर रीवा में खुले, एक ये है, और कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना हो। दो चीज़ों पर इस समय जोर ज़्यादा दे रहा हूँ। सारे विधायकों से बात हो गई है, लगभग सभी विधायकों ने अशासकीय संकल्प की प्रस्तुतिकरण कर दिया है, और इसीलिए चूँकि अशासकीय संकल्प का नियम है कि शुक्रवार को होना, तो मैंने आदेश करते हुए उसको उस नियम को थोड़ा सा परिवर्तित करके गुरुवार को कर दिया कि यदि शुक्रवार नहीं डेट आ रही तो गुरुवार को भी लिया जा सकता है। तो इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, कुछ बड़े काम हो जाए। और हमारे मुख्यमंत्री जी इस मामले में बड़े सहज हैं और बड़े संवेदनशील हैं। इन तरह के सवालों को जब आप लोग रखते हैं उनके सामने, तो उनकी सैद्धांतिक सहमति हो जाती है। अब जो कानूनी चीज़ें वो निकाल करके करने का प्रयास करेंगे। कहे थे कि कैंसर इंस्टीट्यूट की मांग जब आप पहली बार रीवा आए थे तब भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, फिर इसका लोकार्पण हुआ तब भी आपने मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट कहा था कि एक रीवा की दृष्टिकोण को देखते हुए, यहाँ के स्वास्थ्यगत व्यवस्थाओं को देखते हुए चाहिए। तो ये दो बड़े काम आपकी लिस्ट में हैं। पहला तो कैंसर इंस्टीट्यूट, दूसरा विश्वविद्यालय जो कन्या विश्वविद्यालय है, और तीसरा पर्यटन क्षेत्र से जोड़ने के लिए। तो इसमें मुख्यमंत्री जी का क्या रवैया रहा है, कैसा उनका? बता रहा हूँ कि सैद्धांतिक सहमति उनकी है, और अभी तो मैंने प्राइवेट भी बात की है। जो जवाहरलाल नेहरू कैंसर इंस्टीट्यूट है, एक दिन मेरी डायरेक्टर से उनसे बात हो रही थी, तो उनने कहा कि ठीक है, एक उस तरह की बात हो जाए, कोई तारीख तय हो जाए तो हम चलने के लिए तैयार हैं, और आ करके देख जाएंगे। मैंने कहा कि मैं आपको पानी दूंगा, बिजली दूंगा, सड़क दूंगा, ज़मीन दूंगा, इन्वेस्टमेंट करो, और 5000 से ज़्यादा मरीज़ भी दूंगा, मैंने ये भी कहा है। क्योंकि सर्वाधिक मरीज कैंसर के कहीं है तो रीवा में है। हमारी समस्या ये है कि हमारे पास रिसर्च सेंटर नहीं है, तो जब तक उसको आभास होता है कि कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर जब तक उसको रिफ़र करते हैं, जब तक वो जांच केंद्र में जा कर के उसका रिसर्च करने में पता चलता है, तब तक शायद उसका तीसरा स्टेज का कैंसर हो चुका होता है, फिर उसको बचाया जाना मुश्किल है। तो यदि इस तरह की कोई बात होती तो रिसर्च सेंटर हमारे पास हो, हमको तत्काल पता चल जाए, तो दवाई शायद प्रथम स्टेज में ज़्यादा ठीक होते हैं लोग। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कैंसर का रिसर्च इंस्टीट्यूट खुले, रिसर्च सेंटर खुले, और फिर अस्पताल खुले। तो उसके लिए मैं उस स्तर पर भी प्रयास कर रहा हूँ। और मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, वो भी उस दिन आपने देखा जब मैं ये इसके पुल के उद्घाटन के अवसर पर जब वर्चुअली हो रहा था, तो मैंने तब भी ये मांग की थी, उनको धन्यवाद करते हुए तब भी मैंने कहा था कि मुझे कैंसर इंस्टीट्यूट चाहिए, वो आप करवाइए। और उन्हें सहमत भी दी थी कि है, क्योंकि 5000 से ज़्यादा मरीज़ हम दे रहे हैं एक साल में। 5000 से ज़्यादा मरीज़ इलाहाबाद जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, जबलपुर जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं। इतना जो मुझे पता, जो मैंने अपना सर्वे करा, उस सर्वे इतनी जगह अस्पतालों में हमारे मरीजों से, उस दिन तो जवाहरलाल नेहरू कैंसर इंस्टीट्यूट ही वाला मुझसे डायरेक्टर बोल रहा था कि साहब सबसे ज़्यादा मरीज हमारे यहाँ रीवा वाले हैं। अब अंदाज़ा करो आप कितने मरीज हमारे निकल रहे हैं। तो इनको एक तो दो फायदा होगा, जैसे उनको आने जाने में बम्बई गए, यहाँ गए, वहाँ गए, 13-14 हज़ार उनका आने जाने रुकने खर्चा होता है, उसी 14 हज़ार में उसका जांच हो जाएगी, उसकी दवाई हो जाएगी, तो वो भी बचत होगी। इसलिए मेरे मन की इच्छा है कि एक बार इस दिशा में कोई ऐसा काम हो जाए
कि कैंसर का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहीं खुल जाए, किसी तरह खुल जाए, रीवा में खुल जाए। स्वास्थ्य के लिए आपकी हमेशा चिंता रही है। आप एक ऐसे विधायक रहे हैं जिसने स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा पैसा सैंक्शन कराया है सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री की योजना के द्वारा। तो ये अच्छी पहल हो सकती है सर। अगला हमारा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जब से आप विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, नए विधायकों को काफ़ी ज़्यादा आप तरजीह देने की बात करते हैं, हमेशा कहते हैं कि नए विधायकों को हम सवाल पूछने का मौका देना चाहते हैं। तो उसमें क्या एक नई व्यवस्था आपने बनाई हुई है? उसमें ये बनाया था कि एक दिन केवल नए विधायक, माने उस दिन केवल जो पहली बार का विधायक है केवल उसी का क्वेश्चन लगेगा, दूसरे का लेने नहीं दूंगा। और मैंने आदेश निकाला और ये कर दिया मैंने। तो जैसे प्रश्न जब आते हैं तो 150, 200, 250, अभी इस बार तो करीब 265 आ गए 9 तारीख के लिए। 9 तारीख के लिए 265 प्रश्न आए हैं। उसमें जो तारांकित होते हैं, तारांकित क्वेश्चनों की लॉटरी निकलती है। उस लॉटरी में 25 क्वेश्चन जो है वो मौखिक पूछे जाने के लिए सूचीबद्ध होते हैं। तो वो जो 25 क्वेश्चन है तो उसमें कई बार होता है कि लॉटरी में पुराने 3 बार, 4 बार, 5 बार वाले विधायकों का निकल आता है। नए का आया भी तो कभी 20वें नंबर में आया, कभी 24, तो वहाँ तक जाते नहीं, बढ़ नहीं पाते, बीच में तमाम सारी बातें होती। इसलिए मैंने ये आदेश ये किया कि एक दिन सारे पुराने विधायकों का प्रश्न बाहर करो, उनको जो 46(2) हमारे नियम है उसको परिवर्तित करते वहाँ ले जाओ। केवल जो पहली बार के विधायक हैं उनका जो प्रश्न है उसी में से लॉटरी निकालना। तो कम से कम 25 के 25 पहली बार के विधायक होंगे और ये मैंने करके दिखाया वहाँ। और उसमें एक मौखिक आदेश भी वहीं किया कि इसमें होता ये कि जब कोई विधायक प्रश्न करता है तो उसको हम 2 पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं। तो कई बार जो सीनियर विधायक होते हैं उसके प्रश्न को खुद वो उठाने का प्रयास करते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं। तो मैंने उस दिन आदेश कर दिया किसी भी सीनियर सदस्य का कोई मदद इनको नहीं चाहिए, और कोई मदद करेगा तो लिखा नहीं जाएगा, मैं उसको लिखने नहीं दूंगा। प्रश्न विधायक करता ही करे, पूरक करे, 1 करे, 2 करे, और उसको ऐसा लगता है कि कोई ये चीज़ हमारी साथ हमसे बात करे, मैं उसको लगातार संरक्षण करूंगा, उसके प्रश्नों का उत्तर मंत्री जी को दिलवा करके रहूंगा। मैंने ये किया। इसलिए मुझे खुशी है कि जब मैंने ये व्यवस्था लागू की तो प्रथम बार के विधायकों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा पूछे, और ऐसा लगा कि पूरे प्रिपरेशन के साथ आए। मुझे बड़ी खुशी हुई है। विधानसभा अध्यक्ष सलाहकार समिति आपने बनाई है, ये शायद मध्य प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो इसका क्या कारण है और इसका कितना फ़ायदा आप क्या? देश की विधानसभाओं में ही पहला है। उसका कारण ये है कि कई बार ऐसे फैसले आते हैं जो मुझे ही अधिकार है करने का। तो मुझे अधिकार है तो केवल मेरा मस्तिष्क लग रहा है उसमें, और मुझे जो लगा मैंने निर्णय कर दिया। अब उस निर्णय का निर्णय करने के बाद परीक्षण होकर के उसको अपन रिव्यू नहीं कर सकते। तो अपन ने ये सोचा कि भाई एक मस्तिष्क की जगह में यदि 7-8 मस्तिष्क लगेंगे उसमें विचार विमर्श में किसी विषय के निर्णय में, तो ज़्यादा सहूलियत होगी, ज़्यादा अच्छा निर्णय निकलेगा। इसलिए मैंने सलाहकार समिति बनाई। उसमें जो हमारे सीनियर विधायक हैं, हमारे जो अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष हैं, सीता सरन जी हैं, उनको उसका सभापति बनाया है। ND प्रजापति कांग्रेस के स्पीकर थे, उनको भी सदस्य रखा है। हिना कामरे जो डिप्टी स्पीकर थी उनको भी सदस्य रखा है। लक्ष्मण सिंह जो पुराने विधायक उनको भी रखा उसमें। हमारे वो केदार शुक्ला जी हैं उसमें, यशपाल सिंह सुरेरिया जी हैं, शैलेन जैन जी हैं। सीनियर जो विधायक हैं उनको उस समिति में रखा है। और कोई विषय जैसे हमारे पास आता है कि इसको नियम बना करके, नए कानून बना करके इसको लागू करना, उस समिति को भेज देते हैं। वो विचार करती है, उसको तमाम तर्क के आधार पर उसका परीक्षण करती है, फिर मेरे साथ बैठ करके कहती कि ऐसा होना चाहिए। तो मैं भी अपना विचार रखता हूँ उसमें, और ऐसा जब सहमत बन जाती तो वही मैं नियम समिति के लिए भेज देता हूँ। नियम समिति में जाए, उसका नियम बनाने का काम करे, क्योंकि नियम समिति सारे विधानसभा के भीतर तमाम कार्रवाइयों के नियम बनाने की शक्ति केवल नियम समिति की है। और नियम समिति का सभापति जो अध्यक्ष होता वही होता, मैंने उसका सभापति मैं ही हूँ, नियम समिति मैं ही चलाता हूँ। तो ये हुआ कि वह सलाहकार समिति से आवे, उसका प्रस्ताव आवे, वो प्रस्ताव के आधार पर तब नियम समिति में आवे। तो 7 लोग वो हो गए, फिर ये नियम समिति में भी 7 लोग हैं, इनका हो जाए। इतने लोगों द्वारा किए गए तर्कों के आधार पर कोई निर्णय निकलेगा तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक ही होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। कैसा देखते हैं मानसून सत्र कैसा रहने वाला है? कई बार हंगामा खेज बातें होती हैं कि हंगामा हो जाएगा, तो आप किस तरह की तैयारियों के साथ इस बार मानसून सत्र? 8 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुला रहा हूँ, और उसी दिन तय होगा। फिर कार्यमंत्रणा समिति होती है। जैसे मैंने कहा ना कि 4 दिन को गिनती नहीं करना। 4 दिन में यदि कार्यमंत्रणा समिति में सब तय करते हैं कि हमको उसमें ज़्यादा समय लेना, तो 5 बजे जब हम बंद करते हैं तो 5 बजे हम 8 बजे बंद करेंगे, 10 बजे बंद करेंगे, तय कर लो ना। 11 बजे तक बहस कराते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो बैठेंगे ना, हम तो करने को तैयार हैं। आप क्या तय करते हो?
सर्वदलीय क्या तय करते हैं, कार्य मंत्रणा समिति क्या तय करती है, उस पर सब मुनहसर होता है। और अभी अब इस परिप्रेक्ष्य में लोकसभा देख रहे हैं अपन, तब लोकसभा देखते हुए संभावना जो है अब क्या बता मैं क्या है, अब 8 तारीख को जब बैठेंगे तब समझ में आएगा कि क्या होना है। क्षेत्रीय मुद्दों के साथ विधानसभा की कई कार्यवाहियों पर आपने चर्चा की, नए नियम को हमको बताया। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी, जिन्होंने रीवा के साथ साथ मध्य प्रदेश के तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। रीवा के लिए क्या कुछ नया करना चाहते हैं ये उन्होंने बताया है, और इसके बाद विधानसभा की कार्यवाहियों के बारे में जानकारी दी है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।